सो गाइज एज आई सेड कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक सीरीज लाने वाले हैं, तो आज वो दिन आ गया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हम जानते हैं कि एक्ट क्या है। एक्ट का नाम में ही बहुत चीज़ें छुपी रहती है, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इट मीन्स द रिलीफ शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इट मीन्स मतलब स्पेसिफिक ऐसा रिलीफ जो कि स्पेसिफिक हो। इट मीन्स द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। इट मीन्स अगर आपने घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपको घर ही बना के देना पड़ेगा, या तो आप किसी डॉक्यूमेंट के लिए था तो वो डॉक्यूमेंट ही प्रेजेंट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट ही आपको लेके ला के देना पड़ेगा, ना कि कोई कंपनसेटरी या पेक्यूनरी रिलीफ मिलेगा। तो जो एक्ट जो कि स्पेसिफिक रिलीफ मतलब स्पेसिफिक राहत, स्पेसिफिक रेमेडी से डील करता है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब कुछ बातें जान लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले तो एक एक्ट था जो था 1877 का। तो ये एक्ट को रिप्लेस किया था इस एक्ट ने, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे था? 9th लॉ कमीशन 1958। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये आता ही है, इसे याद रखिएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 9th रिपोर्ट कमीशन 1958। अब इसमें बात क्या थी? जो इम्पोर्टेंट फीचर था SRA 1877 का, उसमें जो इलस्ट्रेशन थे वो मिसिंग है, जो कि आज के एक्ट में इसमें बहुत सारे प्रोविज़न को लेके इलस्ट्रेशन मेंशन किए गए थे, लेकिन जो आज का एक्ट है इसमें इलस्ट्रेशंस मिसिंग है। अब बात आती है कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं इस एक्ट में अब तक। तो इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे कि एक था 1964 में, फिर था 1974 में, फिर एक था 2018 में। और बात की जाए 2018 के अमेंडमेंट की, तो इसने इसके एम्बियंस में एक ड्रास्टिक चेंज लाया, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब बात आती है, अगर सिविल सूट है, सिविल केस है, तो सिविल केस में 2 टाइप की रेमेडी होती है। एक होता है स्पेसिफिक रिलीफ, दूसरा होता है कंपनसेटरी रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स अगर किसी को अपने पोजीशन से बेदखल कर दिया है तो उसे पोजीशन ही वापस करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें मिलेगी स्पेसिफिक रिलीफ में, कि कैसे उसको रिकवर करेंगे, किस तरह से होगा, ये हमें सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। और अब बात आती है कंपनसेटरी रिलीफ। कंपनसेटरी रिलीफ वो रिलीफ होता है जो कि पेक्यूनरी लाइबिलिटीज होती है, मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, जो हमें आपने पढ़ाई होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कि हमें मिलता है सेक्शन 73 और 74 में, जो कि बात करता है लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज की। सो जो भी कंपनसेशन वाले जो रिलीफ होते हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, जो कि गवर्न करता है सेक्शन 73 एंड 74। अब बात आती है स्पेसिफिक रिलीफ की। तो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए एक एक्ट है हमारे पास, जो कि हम जो पढ़ने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मोड्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे रिलीफ मिलेगा, किस प्रकार का रिलीफ मिलेगा, वो सब हमें आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्ट के साथ। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए इस एक्ट में कितने पार्ट्स है, इस एक्ट में 3 पार्ट्स है, 8 चैप्टर्स है, और साथ ही में सेक्शन है 42। सेक्शन 42 है। वैसे ओरिजिनली इसमें 44 थे, लेकिन 43 एंड 44 वर रिपील्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। सो याद रखिएगा, इसमें 3 पार्ट है, 8 चैप्टर है, टोटल 42 सेक्शंस है, एंड जो 43 एंड 44 है उसको रिपील कर दिया था 1974 के एक्ट के द्वारा। अब बात आती है नेचर एंड इट्स, इज इट दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। सो अगर बात की जाए तो ये एक्ट का नेचर है प्रोसीजरल लॉ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज सब्सटेंटिव लॉ, one that is substantive law,
एंड सेकेंड वन इज प्रोसीजरल लॉ। ये दो नेचर के लॉज होते हैं। अब बात आती है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी डिफाइंड होती है, जैसे कि ऑफेंस वगैरह डिफाइंड होते हैं, और ये होता है। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ और दैट लॉ दैट दैट गिव्स द प्रोसीजर टू इन्फोर्स द सिविल राइट्स, और सब्सटेंटिव लॉ में जो राइट्स दिए रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम प्रोसीजरल लॉ। तो एसआरए क्या है? एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है। अब बात आती है इज दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट? सो द आंसर इज इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, बिकॉज ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट नहीं है, लेकिन इसको कुछ एक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये एक सप्लीमेंट्री एक्ट है टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के। मतलब इसमें ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे कुछ को इन्फोर्स कराने के लिए सीपीसी की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इसमें हमको मिलेगा टेम्पररी इंजंक्शन वगैरह, जो हमें सीपीसी में भी मिलेगा। और ये सबऑर्डिनेट है टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगा? सो फॉर इसके एग्जिस्टेंस के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है, तो क्या है? सो द आंसर इज इट इज़ एन प्रोस्पेक्टिव एक्ट। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट। तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट जो टाइप्स ऑफ एक्ट है, इसमें होता क्या है? अब प्रोस्पेक्टिव एक्ट ऐसे होते हैं जो भी राइट एंड लायबिलिटी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है उस पर अफेक्ट होते हैं, वो वाले एक्ट वो होते हैं प्रोस्पेक्टिव एक्ट। इट मीन्स अगर आज कोई लॉ बना है तो आज के बाद जो भी राइट्स एंड लायबिलिटी उसके रिगार्डिंग बनेगी उसी पे अफेक्ट करेगा वो एक्ट। अब बात आती है रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट की। तो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट वो होता है जो राइट्स एंड लायबिलिटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट होते हैं उन्हें भी अफेक्ट करते हैं, तो ये होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट्स। तो एसआरए इज अ प्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। इट मीन्स जो भी राइट्स एंड लायबिलिटी जो भी इसकी इन्फोर्समेंट डेट है उसके बाद में क्रिएट हुई है उस पर ही इफेक्ट डालेगा, वो होगा प्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। और एसआरए एक प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। सो अगर नेचर की बात करें तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। इट इज़ सप्लीमेंट्री टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये भी प्री में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। और सबऑर्डिनेट टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। तो अब बात आती है रिलीफ्स जो कि अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर। तो वो रिलीफ्स है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में, जो चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेक्शन 5 टू सेक्शन 8, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें मिलेगा सेक्शन 9 टू 25 में। रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट का। और रेसेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमें मिलेगा सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 तक। अब बात आती आगे क्या होगा? आगे आएगा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन भी इंस्ट्रूमेंट का ही होगा, जो मिलेगा हमें सेक्शन 31 से लेके 33 तक। फिर आएगी डिक्लेरेटरी डिग्रीज जो कि हमें मिलेगी सेक्शन 34 और 35 में। फिर आएगा प्रिवेंटिव रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन जो कि हमें मिलेगा सेक्शन 36 टू 42 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं, हम सीधे आ जाते हैं एक्ट के ऊपर। तो एक्ट का जो कि प्रीएम्बल जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टाइटल, वो क्या कहता है? इस एक्ट का प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट में क्या मिलेगा एक ओवरव्यू दे देता है। तो प्रीएम्बल में वैसे 3 टाइप के वर्ड्स मिलते हैं, एक डिफाइन, अमेंड एंड कंसोलिडेट। तो हमें एसआरए के प्रीएम्बल में मिल रहे हैं दो वर्ड्स जो कि बता रहे हैं डिफाइन एंड अमेंड। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्री में पूछा जाता है। सो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि डिफाइन एंड अमेंड करता है ऑल द लॉज रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। अब बात आती है इस एक्ट पे आते हैं, तो एक्ट का नंबर क्या है? ये एक्ट नंबर है 47। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्री। एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963। अब इसकी इनेक्टमेंट डेट, सो दिस वॉज इनेक्टेड ऑन 13 दिसंबर 1963। इट इज़ द इनेक्टमेंट डेट। ये भी प्री में पूछ लिया जाता है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, इन्हें याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। फिर बात आती है इन्फोर्समेंट डेट की। इन्फोर्समेंट डेट 1 मार्च 1964। अब बात आती है इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट में डिफरेंस क्या होता है? इनेक्टमेंट वो डेट है जहाँ पे बिल टोटली पास हो चुका होता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, एंड उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी होती है, वो होती है इनेक्टमेंट डेट। अब बात आती है इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट वो होता है जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इस डेट से ये लॉ इन्फोर्स हो जाएगा,
मतलब अगर कुछ भी राइट एंड लाइबिलिटी होगी वो इस एक्ट से अफेक्ट होगी उस दिन से। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए, अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अर्लियर इट वॉज नॉट सो, बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 it is applicable to whole of India. So now it is applicable to whole of India. चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है डेफिनेशंस की। तो इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है। सो डेफिनेशन में 2A जो कि डिफाइन करता है ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द ऑब्लिगेशन इज इट इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब वो सारी ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जा सकती है वो होगी ऑब्लिगेशन। अब बात आती है बी, 2B दैट इज सेटलमेंट। एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो डेफिनेशन होती है वो मतलब तीन चार टाइप्स में होती है। जैसे कि कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, कोई मीनिंग बताता है, कोई डज नॉट इंक्लूड बताता है। तो इस टाइप की डेफिनेशन होती है। जैसे ऑब्लिगेशन में इंक्लूड्स बताया गया, अब सेटलमेंट में मीनिंग बता रहा है सेटलमेंट का मीनिंग। तो 2B डिफाइंस सेटलमेंट। Settlement means an instrument other than will or codicil as defined in the Indian Succession Act 1935, whereby destination and devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed or agreed to be disposed of. मतलब सेटलमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है एनीथिंग विच इज इन राइटिंग, सो वो होता है इंस्ट्रूमेंट। बट इसमें क्या नहीं आएगा वो भी बता के दिया, अदर देन विल एंड कोडिसिल। जो भी विल एंड कोडिसिल जो भी होता है जो कि गवर्न होते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से, तो ये सेटलमेंट के अंदर नहीं आएंगे। और बाकी इससे क्या होगा, वेयर बाय द डेस्टिनेशन एंड डिवोल्यूशन, जो कि इंटरेस्ट का डिवोल्यूशन होगा, भले ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी में हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसे हम बोलेंगे सेटलमेंट। अब बात आती है 2C दैट इज ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होगा? Trust has the same meaning in the section 3 of Indian Trust Act 1882 and it includes obligation in the nature within the meaning of chapter 9 of that act। मतलब ट्रस्ट वो होगा, ट्रस्ट का वही सेम मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया गया है। और इसमें एक चीज और इंक्लूड करेगा, इसमें मतलब मीनिंग भी है और इंक्लूसिव डेफिनेशन भी है, जिसमें जो कि इंक्लूड करेगा ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट जो कि उसके चैप्टर 9 में दी गई है। अब बात आती है ट्रस्टी की, तो सेक्शन 2D डिफाइन करता है ट्रस्टी को। तो ट्रस्टी क्या होगा? ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन, जो कि सारे पर्सन होंगे जो कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं इन द ट्रस्ट। अब 2E में एक जनरल रेफरेंस दिया गया है कि जो भी वर्ड्स जो कि इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है बट डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसका सेम मीनिंग होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज डिफाइंड होगा। अब बात आती है, एक बार फिर से अपन सेक्शन 2 को रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 2A बात करता है ऑब्लिगेशन की। सो द ऑब्लिगेशन इंक्लूड एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ। जो भी सारी ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जा सकती है वो होती है ऑब्लिगेशन। अब बात आती है 2B। 2B इज means settlement. Settlement in one word means an instrument other than will and codicil which is defined under Indian Succession Act 1925। और इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? Where the destination and devolution of successive interest in movable property or immovable property which are agreed to be disposed of or disposed of, वो होता है settlement। It is an important definition, इसकी नंबरिंग भी याद रखिएगा। ये 2B में दी गई है, ये भी प्री में आता है। अब बात आती है ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट वो है जो कि सेम मीनिंग जो सेक्शन 3 में बताया गया है और जो भी ऑब्लिगेशन इंक्लूड है उसके चैप्टर नंबर 9 में उसे ट्रस्ट आएगा। ट्रस्टी एवरी पर्सन, ये 2D में बताई गई है ट्रस्टी की डेफिनेशन। एवरी पर्सन होल्डिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रस्ट इज कॉल्ड ट्रस्टी। अब जो भी अदर वर्ड से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है बस यहाँ पे नहीं डिफाइंड है, तो हम वहां से रेफरेंस ले लेंगे उनका। ये हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज। अब बात आती है सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? सेविंग मतलब ये होता है कि जो भी एक्ट के प्रोविजन है वो इन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। मतलब इसका ये सेविंग क्लॉज है जो कि सेक्शन नंबर 3 में दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस एसआरए किन किन चीज़ को सेव करके चलता है। तो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड
एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन, एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देन और भी आते हैं जैसे कि एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, इनको हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अब एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब जो इस एक्ट में बताया दिया गया है उनके अलावा इन पे कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे यहाँ क्लियर लिखा गया नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू अफेक्ट, जो पहला तो टू डिप्राइव एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को डिप्राइव करे कोई सा भी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब इनके अलावा कोई भी जो अदर राइट्स ऑफ रिलीफ है जो कि अवेलेबल है कोई भी पर्सन को, उससे ये उसको मना नहीं करता, सेव करके चलता है, इन पे कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आपके पास और कोई सी रेमेडी है तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड बात करता है कि टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो इसे हम ऐसे पढ़ना चाहिए हर पॉइंट को, दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू डिप्राइव एनी पर्सन टू ग्रांट एनी टू हैव एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच में ही मे क्लेम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो उस पर कोई डिप्राइव नहीं करेगा। अब बात आती है फिर अगले की, तो इसे भी हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये एक्ट दो चीज़ों को सेव करके चलता है, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही कैन क्लेम अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो और ये दूसरी बात करता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन पे अफेक्ट नहीं करता। ये हो गया हमारा सेविंग क्लॉज। अब बात आती है इसके सेक्शन नंबर 4 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक्ट क्रिमिनल लॉस या पीनल लॉस पे भी एप्लीकेबल होता है या सिर्फ सिविल राइट्स को ही इन्फोर्स कराने के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसका आंसर होगा, ये हमें इसका आंसर देगा सेक्शन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट नॉट फॉर इन्फोर्सिंग द पीनल राइट्स, पीनल लॉस। तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सिर्फ इन्फोर्सिंग द सिविल राइट्स ऑफ पर्सन के लिए होगा, ना कि पीनल लॉस के लिए। सो इज इट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल लॉ? नो, इट इज अ सिविल लॉ एंड इट ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल सिविल राइट नॉट पीनल लॉज। सो ये क्लियरली हमें इस सेक्शन में मिल चुका है। अब बात आती है आगे क्या है। जैसे कि मैंने बताया था इसमें 3 अमेंडमेंट हुए थे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट ऑफ 2018 जो कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाया इस एक्ट के अंदर। जो उस अमेंडमेंट को हम देख लेते हैं, जो फीचर्स है इस अमेंडमेंट के वो ऐसे है, जो कि सेक्शन नंबर 10 जो कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्शन 10 में जो मैंडेटरी इफेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10 में बताया कि द कोर्ट शेल ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कोर्ट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर केस है तो आपको ये देना ही पड़ेगा। कुछ कंडीशन है जहाँ पे नहीं दे सकता, वो हमें एक्ट में मिलेगी। बात आती है सेक्शन नंबर 14A जो कि बात करता है एप्लीकेबिलिटी टू असिस्टेंस ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट। जहाँ पे भी कोर्ट को अगर कोई भी स्पेसिफिक इशू पे कोई ज़रूरत लगती है टेक्निकल एक्सपर्ट की, तो वहाँ पे एक्सपर्ट का भी असिस्टेंस ले सकती है कोर्ट। अब बात आती है सेक्शन नंबर 15 में भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि इसमें बताया गया कि एप्लीकेबल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब अगर उसमें बताया गया कि कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी ऐड कर लिया था 2018 के अमेंडमेंट से। अब बात आती है सेक्शन नंबर 20 थी, तो 20 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस से हम डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे के लेक्चर्स में। फिर बात आती है सेक्शन नंबर 20A एंड 41HA जो कि रिस्टेन करता है कोर्ट्स को ग्रांटिंग इंजेक्शन इन द केसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए होते हैं कंट्री के, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जाके डायरेक्ट स्टे ऑर्डर ले आते हैं जिसमें उसमें एक्सपीडिएंट डिले कॉज होता है। तो इस कारण से कोर्ट को रिफ्यूज़ करना है इन सच केसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस। फिर बात आती है ऐसे केसेस में कोर्ट्स भी स्पेशल कोर्ट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि है सेक्शन नंबर 20B में दिया गया, उसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात आती है सेक्शन नंबर 20C की, जो कि एक लिमिटेशन पीरियड बताता है सूट्स के लिए कि कब तक उन्हें डिस्पोज होना है। तो सूट को डिस्पोज होना होगा 12 मंथ के अंदर, जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट।
फिर बात आती है अगर ये एक्सटेंड हो सकता है तो ये उस सेक्शन में मिलेगा हमें कि इसे हम 6 मंथ तक और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन नंबर 21(1) की, कि जो राइट टू कंपनसेशन है वो भी एडिशनली क्लेम किया जा सकता है इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वैसे ये जो एक्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ की ही बात करता है, लेकिन अगर कोर्ट को कहीं पे लगता है कि जस्टिस बराबर नहीं हो पाएगा तो ऐसे केसेस में कोर्ट कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकता है। ऐसे प्रोविजन भी हमें मिलेंगे इस एक्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। अब बात आती है आगे इसके क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, जो कि आगे का जो भी प्रोसीजर है, आगे के जो चैप्टर है, जो कि आगे जो भी आएगा रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।